ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा भाग है। अभी तक हमने ग्लोबलाइज़ेशन का देखा, इससे पहले वीडियो में ग्लोबलाइज़ेशन का पॉज़िटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट हमने देखा। आज हम इंडिया के अकॉर्डिंग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आजकल क्या क्वेश्चन अलग-अलग आना शुरू हो गए हैं यहाँ से भी। पहले सीधा सा आता था पॉज़िटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। अब अलग-अलग जैसे कंज़्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइज़ेशन का, ये अलग से आपसे पूछा जाएगा। कंज़्यूमर के ऊपर क्या पड़ता है, इंडस्ट्री के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर 2-2 मार्क्स में अलग-अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी समझ लेते हैं कि उपभोक्ता है के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, किसका, ग्लोबलाइज़ेशन का। तो सीधी-सी बात है, हमारे पास में अब क्या बढ़ जाएँगे ऑप्शन, चॉइसेस हमारे पास में बढ़ जाएँगे। पहले एक ही तरह की वस्तुएँ मार्केट में मिलती थी, अब कई तरह की वस्तुएँ हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। मोबाइल देख लो आप, टीवी देख लो, खिलौने आप देख लो, टीवी चैनल आप देख लो, मोबाइल में खूब सारी एप्लीकेशन आप देख लो। पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था, अब हमारे पास में खूब सारी विकल्प हो गए। अब किताबें मार्केट में खरीदने जाओ तो खूब सारी रंग-बिरंगी किताबें आपको मिलती है। कॉपी आप नोटबुक ला सकते हो, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, हर चीज़ में आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। आपके पास में चॉइसेस ज़्यादा होती है अभी। विदेशी जो कंपनियाँ हैं, बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी होती है और उनकी डिज़ाइन भी बेहतरीन होती है, मॉडर्न प्रोडक्ट है वो, ओके। तो आज के समय में जो फ़ॉरेन से जो गुड्स आ रही है, वस्तुएँ आ रही है, वो बेहतरीन क्वालिटी की है। क्या है क्वालिटी? बेहतर क्वालिटी है और उनकी डिज़ाइन है, वो भी क्या है, काफ़ी मॉडर्न प्रोडक्ट है वो। शानदार चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये भी क्या है, एक अच्छा प्रभाव है। किसके ऊपर? कंज़्यूमर के ऊपर। एक है कपड़े, मोबाइल, टीवी, कारें, फ़ास्ट फ़ूड, इन सब में डाइवर्सिटी आ गई है। डाइवर्स हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, डाइवर्सिटी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कपड़े, कितने सारे कपड़े मिल सकते हैं आजकल। पहले तो फिक्स थे, कपड़ा लीजिए उससे सिलाइए, वही था पहले। रेडीमेड काफ़ी कम था, अब तो रेडीमेड में कितने सारे ऑप्शन हमारे पास में है। मोबाइल, टीवी, कारें, फ़ास्ट फ़ूड, इन सब में क्या आ गई है, डाइवर्सिटी, खूब ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई है। गुणवत्ता बढ़ गई है, एक तो ये ध्यान में रखना है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है और हमारे पास में ऑप्शन खूब सारे हो गए, विकल्प खूब सारे अभी के समय हो गए हैं। उदाहरण के लिए पहले केवल अमूल था, अब नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी जैसे कई विदेशी ब्रांड, फ़ॉरेन आपको ब्रांड अब ये देखने को मिलेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना कि ये कंज़्यूमर के ऊपर ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है ना। 2-3 है, 2 ऑप्शन मैंने याद करने हैं आपको, सॉरी 2 पॉइंट, एक तो ये याद कर लेना और एक इनकी क्वालिटी वाला याद कर लेना और एक ये डाइवर्सिटी, ये तो एक जैसा ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये काफ़ी मॉडर्न भी हो गई हैं चीज़ें, काफ़ी शानदार चीज़ें भी अब हमें मिलना शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हो कंज़्यूमर के ऊपर। अगला है इसमें इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़, उद्योग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, उद्योग जो भारतीय इंडस्ट्री है, उसके ऊपर नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लोकल कंपनीज़ है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और उनके पास में कैपिटल नहीं है, पूँजी नहीं है और तकनीक जिनके पास में नहीं है, उनके ऊपर तो ज़्यादातर नेगेटिव इफ़ेक्ट ही पड़ेगा। क्योंकि विदेश से जो कंपनी आएगी, फ़ॉरेन से जो भी कंपनी जाती है इंडिया के अंतर्गत, उनसे वो कॉम्पिटिशन नहीं कर पाई। प्रतिस्पर्धा भारतीय कंपनियाँ उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, जो विदेश से कंपनियाँ आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, तकनीक क्या आ गई हमारे पास में, अब बहुत शानदार तकनीक भी हमारे पास में आ गई है। तो तकनीक में सुधार हो गया है, इम्प्रूव्ड देयर टेक्नोलॉजी, और क्या हुआ है, क्वालिटी बढ़ गई है हमारे पास में। तो मॉडर्न मशीनरी हमारे हमारे पास में आ गई है। क्या आ गई है? मॉडर्न मशीनरी, आधुनिक मशीनें आ गई है। अब क्वालिटी इंक्रीज़्ड हो गई है। क्वालिटी बढ़ी, हमने अभी भी पढ़ा अपने कंज़्यूमर वाले में, उपभोक्ता वाले में, कि हमारे अब शानदार वस्तुएँ अपने को मिल रही है। लेकिन लेकिन हमारे जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, वो कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी कंपनियों के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारा टेक्सटाइल है,
टॉय इंडस्ट्री है, लेदर लेदर हमारा हो गया, टॉय हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्री हो गया। तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? चीन से आ रहे हैं। चाइनीज़ जो आइटम है वो बेहतरीन आ रहे हैं, उनकी प्राइस कम हो रही है, क्वालिटी बेहतर हो रही है उनकी और बेहतर ऑप्शन आ रहे हैं, डाइवर्सिटी उनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव में तो हो गया, टेक्नोलॉजी बेहतरीन हो गई है, गुणवत्ता है, मॉडर्न मशीनरी जिसके अंतर्गत आ गई है। नेगेटिव में क्या आ गया, हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, स्थानीय कंपनियाँ हैं, छोटे-छोटे उद्योग हैं, वो उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके साथ कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे। इससे छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, इनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको भी देख लेना आप। तीसरा देखो, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? रोजगार तो बढ़ेगा। क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। विदेशी कंपनीज़ आएगी भारत के अंतर्गत, फॉरेन कंपनी जब इंडिया के अंतर्गत आएगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इंक्रीज़्ड हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़्ड हो जाएगा, रोज़गार खूब सारा बढ़ेगा हमारे पास में। विदेशी कंपनियाँ भारत में आएगी, तो विदेशी निवेश बढ़ेगा। हाँ, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, खूब सारी कंपनियाँ आएगी, पैसा लेके आएगी, काम करेगी, यहाँ पर पैसा लगाएगी, तो क्या मिलेगा लोगों को? रोज़गार मिलेगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर और बैंकिंग में नई नौकरियाँ मिली है। मुख्य रूप से ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर खूब सारा काम अब हो रहा है। उदाहरण के लिए मोबाइल कंपनीज़ और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों युवाओं को रोज़गार मिला। हम देखते हैं आज के समय में लोग घर बैठे-बैठे काम कर रहे हैं आराम से। पता चला अमेरिका का काम है, वो अपने घर में बैठे-बैठे कर रहे हैं। हम भी आपको पढ़ा ही रहे हैं घर में। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। इससे क्या मिल रहा है? रोज़गार मिल रहा है और आपको भी फैसिलिटी मिल रही है। आप आराम से घर बैठे-बैठे आप पढ़ सकते हो। अच्छी क्वालिटी के वीडियो आपको मिलेंगे। जैसे क्लासरूम होते हैं, उसी के अनुसार आपको अच्छी क्लासेज़ यहाँ पर मिलती है। तो ये भी एक क्या हो गया, इसका पॉज़िटिव साइन हो गया। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि छोटे-छोटे इंडस्ट्री जब खत्म हो रहे हैं, तो लोगों की नौकरियाँ भी जाएगी। छोटे उद्योग है जहाँ पर 10-20 लोग काम कर रहे थे पहले। अब वो फ़ॉरेन जो कंपनीज़ आ रही है, उनके साथ में कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे हैं। क्या मिलेगा? उनकी रोज़गार खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री थी वही खत्म हो गई। तो इनके रोज़गार भी चले गए, बेरोज़गार हो गए। अस्थायी और अनुबंधित नौकरियाँ बढ़ी है। कैसी नौकरियाँ? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, टेम्परेरी, अस्थायी और अनुबंधित नौकरी। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको इतना काम देंगे हम, इतना पैसा मिलेगा। जैसे आपको हम 100 यूनिट काम दे रहे हैं, कितना काम दे रहे हैं? 100 यूनिट, आपको इतना पैसा मिलेगा। हम कह दें ये इतना पैसा मिलेगा। जितना काम उतना पैसा आपको मिलेगा। फिर 10 दिन काम मिल गया, 5 दिन आप ऐसे बैठे हो या दिन में 1-2 घंटे काम मिल गए, फिर आप ऐसे बैठे हो। तो आज के समय में जॉब है कैसे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गए कि आपको कुछ फिक्स काम दिया जाएगा कि आपको इतना-इतना काम करना है, इस एप्लीकेशन में इतना काम करना है, इतना आपको टारगेट दिया जाएगा। हमें 5 दिन में काम चाहिए, आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा। फिर 5 दिन मिल नहीं रहा, बैठे हैं आराम से। तो ये क्या हो गया? टेम्परेमेंट हो गया। टेम्परेरी उनको क्या मिल रहा है? जॉब मिल रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं, कुछ समय मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिला, कभी नहीं मिला। तो ये आज के समय में हमें देखने को मिलता है। अगला है इसमें कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर। तो डब्ल्यूटीओ के कारण इंडिया के जो फार्मर है वो किसके साथ में जुड़ गए हैं? वैश्विक बाजार से जुड़ गए हैं। इंडिया के अंतर्गत जो भी वस्तुएँ बनती है और यहाँ पर हम फार्मर की बात करें तो जिन भी वस्तुओं का ये उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो दूसरे देशों में आराम से भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि है अभी ग्लोबलाइज़ेशन, पूरा विश्व एक साथ जुड़ रहा है सभी से, यहाँ से वस्तुएँ उठाएँगे, वहाँ हम दे देंगे उनको। तो भारत के जो किसान हैं, इनको फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन हर में लेकिन लगा, लेकिन का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, नेगेटिव प्रभाव। अब देखो,
तो विकसित देश है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो सब्सिडी दे रहे हैं और इससे क्या होता है इंडियन जो फार्मर है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। अमेरिकी किसान सब्सिडी पाते हैं और इसलिए उनका कपास भारत से सस्ता बिकता है। सब्सिडी वाला मैंने इससे पहले आपको बता दिए, वो उनको कुछ छूट दे देते हैं कि आप भारत में जाइए और आप अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस काफ़ी कम रखिए। बाकी यदि कुछ कमी रहेगी तो हम आपको दे देंगे। तो 20-30% अमेरिका वाले खुद दे देते हैं उनको और फिर भारत में वो सामान लाके क्या करेंगे, सस्ता बेच देंगे। तो भारत के किसानों को नुकसान होता है इन सब से। तो ये थोड़ा देख लेना इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर क्या रहा और हमारे ऊपर यानी हमारी कल्चर के ऊपर, हमारी लाइफ़स्टाइल के ऊपर। संस्कृति और हमारी जो जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है, हमारी भाषाएँ हैं, हमारे कपड़े, रहन-सहन का तरीका, हमारी जो ट्रेडिशंस है, हमारी जो कस्टम है, परंपराएँ, मान्यताएँ, हमारी संस्कृति, खान-पान, हमारे विचार, हमारे जीने का तरीका, लाइफ़स्टाइल, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? किसका? ग्लोबलाइज़ेशन का। तो सीधी-सी बात है फ़ॉरेन कल्चर इन्फ्लुएंस इंक्रीज़्ड हुआ है, विदेशी संस्कृति का प्रभाव खूब सारा हो गया। आज के युवा क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी या गेहूँ की रोटी पसंद है उनको? नहीं, उनको क्या चाहिए? उनको फ़ास्ट फूड चाहिए, फ़ास्ट फूड मिल जाता है उनको, खुश हो जाते हैं। लाइफ़स्टाइल कैसी हो जाएगी? जैसी वेस्टर्न कंट्री के अंतर्गत है इंग्लिश बोलना, फ़ॉरेन लैंग्वेज बोलेंगे, मूवीज़ कौन-सी देखेंगे, हॉलीवुड की मूवीज़ देखेंगे, सीरियल कौन-से देखेंगे, साउथ कोरियन सीरियल्स वो देखेंगे, चाइना के अंतर्गत बनी हुई सीरियल देखेंगे, इंडियन वाले उनको पसंद नहीं आएँगे। तो उनका लाइफ़स्टाइल जीवन जीने का तरीका कैसा हो गया है, जैसा वेस्टर्न जो कंट्री है, यूरोपीय जो देश है, अमेरिका जो देश है, उनके जैसा ही हो गया है। आज अपने भारतीय वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं जैसा अमेरिकन्स और फ़ॉरेन जो अपने यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय जो देश है वैसा जीते हैं। टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इन्होंने हमारी जो थिंकिंग है और ये हमारा जो बिहेवियर है, इन सबको भी चेंज कर दिया। सब कुछ चेंज कर दिया किसने? यहीं पर। चलिए अब और पॉइंट हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या प्लान बनाया जाता है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाएं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाएं। वो कंपनियां भारत में आए उसके लिए भारत सरकार ऐसा क्या कर रही है कि वो भारत में आए? भारत सरकार के क्या प्रयास है कि विदेशी कंपनियां भारत में आए? तो क्या-क्या करती है वो अपने को देखना है। तो न्यू सेक्टर वर ओपन्ड हो गए, नए क्षेत्रों को खोला जा रहा है अब। नए क्षेत्र मतलब हो गए पहले के समय में केवल कुछ ही ऐसे सेक्टर होते थे, कुछ ही ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पर वो विदेशी कंपनियाँ भारत में आ सकती है। उनको बोला जाता आप एग्रीकल्चर में आओगे? नहीं। आप रेलवे में आ सकते हो? नहीं आ सकते, रेलवे हमें पसंद नहीं। सिक्योरिटी से सुरक्षा से जुड़े मामलों में नहीं, नहीं आप वहाँ भी नहीं आ सकते। तो हम आए किसमें? आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। आप कहीं भी यहाँ नहीं आ सकते। सबको क्या कर रखा था? बंद कर रखा था कि हमारे पास में हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें आना ही नहीं है, उनको रोकने का प्रयास किया जाता। अब क्या हुआ? सब में आ जाइए। एक मामले में जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा से जुड़ा मामला है, सुरक्षा से जुड़े मामले में जिन भी प्रोडक्ट या जिन भी वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, वहाँ पर आपको नहीं आना है। जैसे यहाँ पर हम करते हैं, माइन्स करते हैं, खनन करते हैं यूरेनियम का, तो विदेशी कंपनी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूरेनियम इन सबको निकाल के ले जाएगी, नहीं। इंडिया से जुड़े हुए और भी कोई सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है कि हम तो यहाँ की आर्मी बना लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामले हैं, उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते, बाकी किसी में भी लगाओ। रेलवे के अंतर्गत भी हो ही रहा है, वो पैसे कहीं भी आप लगा सकते हो, इंडियन कंपनीज़ भी खूब सारी लगा रही है। तो अब क्या हुआ, कई सारे क्षेत्रों को खोला गया, पहले कुछ फिक्स थे गिनती के, अब पूरा लगभग जो हमारी सेक्टर है, क्षेत्र है, हर काम वो कर सकते हैं आज के समय में, छूट दे दी उनको, बुलाया जा रहा है पकड़ के, आइए भारत में, पैसा लगाओ आप केवल। लगभग सभी क्षेत्रों के अंतर्गत
एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति देती है। एफडीआई क्या होता है? जब विदेशी कंपनियां भारत में सीधे रूप में क्या लगाती है? पैसा लगाती है। कोई कंपनी स्थापित करी है, किसी कंपनी को खरीद रही है, यानी सीधा-सीधा मार्केट के अंतर्गत पैसा लगा रही है, कुछ खरीद रही है, कंपनियों को खरीद रही है या कुछ फैक्ट्री यहाँ पर लगा रही है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार दे रही है, कोई इंडस्ट्री लगा रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसके माध्यम से कुछ ना कुछ वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, गुड्स को क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियों के द्वारा सीधा निवेश किया जाता है, डायरेक्ट निवेश किया जाता है हमारे देश के अंतर्गत। तो इसको आप देख लेना। तो earlier foreign investment was allowed only in a few sector. Now FDI is allowed in almost all economic sector. चलिए आगे देखते हैं। एफडीआई मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर, सीधा सीधा पैसा लगाएंगे और कुछ ना कुछ निर्माण करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? एफडीआई। आगे है नियमों में ढील दी गई। अपन पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? लिबरलाइजेशन। 1991 के अंतर्गत क्या आता है? क्या आता है? उदारीकरण आता है, लिबरलाइजेशन आता है। 1991 में उदारीकरण आता है, लिबरलाइजेशन आता है और हमारी जो पॉलिसीज है उसमें काफी चेंज किया जाता है। अब रूल को एकदम फ्री कर दिया जाता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं लगाए जाते। आप आओ, बस पैसे लेके आओ आप तो भारत में, नियम कायदे हम देख लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? हम देख लेंगे सब कुछ, आप बस बोरा भर के ले आओ, पैसे लगाओ आप तो, कुछ नियम कुछ नहीं है, सब हम देख लेंगे। तो नियमों में ढील दे दी गई। अब पहले विदेशी निवेश के लिए लंबी सरकारी प्रक्रिया से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब अधिकांश क्षेत्रों में स्वतः है, अपने आप ही मिल जाती है। आइए यहाँ पर प्रोडक्शन कीजिए, जो करना आप कीजिए। पहले बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, करप्शन खूब सारा होता था। जितने चक्कर काटोगे उतना ही क्या होगा? करप्शन होगा, सीधी सी बात है। तो ये सब पहले के समय में होता था। अब बोल रही है सरकार, आप आओ, हम सब देखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे अच्छे से, बस आप तो पैसा लगाओ। नियमों में काफी छूट दे दी। और तीसरा है कि हमने कुछ ऐसे ज़ोन बनाए, क्षेत्र बनाए, जिनको अपन कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, को हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, पूरा नाम याद करना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र हमने बनाए। तो कई हमने ऐसे क्षेत्र बना दिए जहाँ पर विदेशी कंपनी आएगी, केवल उन्हीं के लिए वो स्थान रिज़र्व रखा जाएगा। जैसे हमने एक क्षेत्र बना दिया इतना बड़ा, कहीं भी 2000 बीघा का या 5000 बीघा का हमने एक क्षेत्र डिसाइड कर दिया। यहाँ पर केवल जापानी कंपनी आएगी, उनके लिए रिज़र्व कर दिया हमने। या ऐसा हमने बना दिया कि यहाँ पर क्या आएगी? दक्षिण कोरिया कंपनी आएगी। अब ये पूरा क्षेत्र, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ शानदार करेगी, टैक्स उनसे ज़्यादा लेगी नहीं। पानी है, बिजली है, सब कुछ उनको उपलब्ध करवाइए। रेस्टोरेंट यहाँ पर खोले जाएँगे, वहाँ क्या मिलेगा? जापानी या साउथ कोरियन फूड मिलेगा, खाना दक्षिण कोरियाई, वो सब कुछ मिलेगा। तो सब कुछ उनको वैसा ही माहौल प्रोवाइड करवाया जाएगा जहाँ पर उन देशों के अंतर्गत है। और वहाँ पर जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन किया जाएगा, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? दूसरे देशों में हम उसको सेल कर देंगे। तो मुख्य रूप से सेज थोड़ा-सा अलग होता है, ये भी एक होता है। और सेज में क्या होगा? सेज में कोई भी एक क्षेत्र होगा। फिर से अपन देख लेते हैं, सेज के अंतर्गत एक क्षेत्र हुआ, इसको हमने सेज घोषित कर दिया कि इसमें केवल इकोनॉमी से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाओं का ही निर्माण होगा, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई गतिविधियाँ होगी। इसमें सरकार खूब सारा रोड बनाएगी अच्छी-अच्छी आपके लिए, पानी है, टैक्स में छूट देगी, सड़कें बनाएगी, बिजली उपलब्ध करवाएगी आपको और कहेगी कि इन सबको क्या करना है? अच्छी क्वालिटी की बाहर भेजना है।
सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि विदेशी कंपनियाँ भी उससे आती है कि उस देश के अंतर्गत तो सेज बने हुए हैं, बड़े-बड़े। चाइना के अंतर्गत तो बहुत बड़े-बड़े, कई किलोमीटर में ऐसे सेज बने हुए हैं। इंडिया में फिर भी छोटे-छोटे सेज है, वहाँ पर खूब बड़े-बड़े सेज बने हुए हैं, सब कुछ सरकार आपको उपलब्ध करवाती है। आप आइए, पैसे लगाइए और आपको वैसा ही लाइफ़स्टाइल मिलेगा, जैसा आपको अपने देश के अंदर मिलता है, वैसे फैसिलिटी सुविधाएँ आपको मिलेगी जैसी वहाँ पर मिलती है, अपने देश के अंदर मिलती है। सब कुछ सरकार आपको उपलब्ध करवाती है। मेन पर्पज़ क्या है? विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आए, प्रोडक्शन करें और हम खूब सारा पैसा कमाएँ, लोगों को रोज़गार मिले। बेहतरीन फैसिलिटीज़ इसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ हमने डिजिटल रिफ़ॉर्म की, प्राइवेटाइज़ेशन हमने किया, निजीकरण कर दिया। यानी पहले कुछ कई सारे क्षेत्र थे जहाँ पर विदेशी कंपनियाँ नहीं आ सकती, अब सब आइए। पहले सरकार ही बोलती थी हम करेंगे, रोटी कौन बनाएगा? हम बनाएँगे। सड़कें कौन बनाएगा? हम बनाएँगे। रेल की पटरियाँ कौन बिछाएगा? हम बिछाएँगे। पानी उपलब्ध हम करवाएँगे, बिजली उपलब्ध हम करवाएँगे। आपके घर की साफ-सफाई कौन करेगा? हम करेंगे, सरकार बोलती थी। सब कुछ हम कर देंगे। लेकिन उसके बाद में क्या समस्या हो गई, सब लोगों की कंडीशन थोड़ी ठीक हुई। सरकार उनको बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवा पा रही थी। अब क्या हुआ? सरकार बोले कि नहीं, नहीं अब हमारे से ज़्यादा काम नहीं होता है। हम कोई थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा ही जिनकी खराब कंडीशन है उनको थोड़ा रोटी-कपड़ा हम उपलब्ध करवा देंगे और सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, हमारी पुलिस होएगी, आर्मी रहेगी, हम तो मिसाइल इन सब पे थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी आप जानो अपना काम जाने। तो यहाँ पर कंपनी होती है वो अब काम करना शुरू कर देगी। हर काम अब प्राइवेट कंपनियाँ शुरू कर देगी। प्राइवेट स्कूल फिर खुलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बाद में खुलेंगे, कई सारी प्राइवेट कंपनियाँ खुलती है उसके बाद में ही। जो भी सर्विस चाहिए आपको, सेवा चाहिए, प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी आपको उपलब्ध करवाएगी। तो ये सब होता है अपने इंडियन गवर्नमेंट के का जो प्रयास होता है, भारत सरकार है इसके लिए भी प्रयास करती है खूब सारा। अब एक पॉइंट ये है कि हमारे देश में जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, उसका अपने देश के डेवलपमेंट में क्या योगदान है? तो भारत की कुछ कंपनी आपको ध्यान में रखना है, जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, नेस्ले, एशियन पेंट्स है, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, इसकी तो बाल्टी देखा ही होगा ना, इंसान चला जाएगा, ये नहीं जाती। एशियन पेंट्स जो होता है, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, तो ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और ये कई सारे देशों में फैली हुई है। आपको क्या ध्यान में रखना है 2-3 ने इंडियन जो कंपनी है, भारतीय जो कंपनी है उनके नाम याद कर लेना कि कौन-सी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है भारत के अंतर्गत। तो ये देख लेना। आगे देखो, ये पढ़ लेना, ऐसा कुछ है नहीं कि भारत की जो टाटा मोटर्स है इसके पीछे भी एक लंबी-सी कहानी है, इसको अपन नहीं देखेंगे। इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। टाटा मोटर्स ने विदेशी कंपनी जगुआर लैंड रोवर खरीदी और ये दर्शाता है कि भारतीय कंपनियाँ भी विश्व बाज़ार में निवेश कर रही है। विदेशी कंपनियाँ हम खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा इन्वेस्टमेंट खूब सारा हो गया, पूरे विश्व में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारी जो कंपनियाँ हैं, वो भी कई सारे देशों में व्यापार कर रही है और ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि भारतीय कंपनियाँ भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बन चुकी है। आगे है बेनिफिट क्या होंगे? सीधी-सी बात है बेनिफिट क्या होगा? टेक्नोलॉजी आएगा, कैपिटल आएगा, रोज़गार बढ़ेंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट यानी निर्यात हम करेंगे, देश में वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे, दूसरे देशों में भेजेंगे, हमारा निर्यात बढ़ेगा और क्या करें इसमें हमारी जीडीपी बढ़ेगी। क्या बात है? जीडीपी हमारी बढ़ेगी। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा सकल घरेलू उत्पाद सीधी-सी बात है हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। किससे? इन सब से। अब है ना, आपको ये भी देखना है कि जो छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, उनकी क्या समस्या है? समस्या क्या है? या तो आप कम्पीट करो या क्या? कम्पीट नहीं कर सकते तो उड़ जाइए हवा में, नष्ट हो जाओगे। या तो हमारा सामना करो या खत्म हो जाओ, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। तो ये स्मॉल जो प्रोड्यूसर है
हाँ, स्मॉल जो कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर के छोटी-छोटी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आ गई थी। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइज़ेशन से जहाँ बड़ी कंपनियों को लाभ हुआ, वहीं पर छोटे-छोटे जो प्रोड्यूसर थे और जो लेबर होती है, उनके सामने खूब सारे चैलेंज आ जाते हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि छोटी कंपनियाँ हैं, गरीब देश है, गाँव है, इन सबको नुकसान होता। फ़ायदा किनको होगा? जिनके पास पहले से कुछ पैसा है, कैपिटल है उनके पास नॉलेज है, बेहतरीन नॉलेज है। वो ग्लोबलाइज़ेशन का फ़ायदा उठाएँगे, जिनके पास पहले से कुछ है वही तो फ़ायदा उठाएँगे। जैसे किसी के पास एक के पास 5 है, 0 है, इसके पास 0 ही है, 0 प्लस 0 ये 2 नहीं हो जाएगा, क्या रहेगा? ये 0 ही रहेगा। जैसे 0 इसने कहा कि इसने विकास किया खूब सारा, एक 0 और लगा लिया, मतलब क्या हुआ डबल 0 हो गया। लेकिन जिनके पास नॉलेज है पहले से 5 पॉइंट उनके पास है, 5 और बढ़ के तो 10 होते हैं। इसने कहा कि और उन्होंने विकास किया, 0 और अपना लिया, फिर भी 0 ही रहेगा। इन्होंने 5 और अपना लिया, 15 हो गई। जिनके पास पहले से कुछ है, वही तो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। गरीब है, इनके पास कुछ नहीं है, कहाँ से करेंगे वो लोग? तो अमीर लोग हैं, कैपिटलिस्ट है, पूँजीवादी है, शहर में लोग रहते हैं जिनके पास नॉलेज है, स्थिति पहले से कंडीशन अच्छी है। एलीट क्लास से जो है, उन सबको इससे फ़ायदा होता है वैश्वीकरण से। तो इससे क्या हुआ कि विदेशी कंपनियाँ सस्ते और बेहतर उत्पाद लेकर बाज़ार में आती है, छोटे भारतीय उद्योग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बार-बार अपन ने इस चीज़ को पढ़ा है। इससे अफ़ेक्टेड सेक्टर कौन से हैं? तो छोटे जो उद्योग हैं, जहाँ पर अपने ग्रामीण लोग जुड़े हुए थे, रूरल एरिया के खूब सारे लोग जुड़े हुए थे, वहाँ थोड़ा नुकसान हो थोड़ा क्या सब खत्म हो जाता है। लेदर लेदर है, हमारे टॉयज़ है, प्लास्टिक है, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, गुड्स है, फर्नीचर है और ये कुछ जूता, बर्तन ये सब जो छोटे उद्योग हैं, तो ये हमारे सफल नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए। चाइना ने लगभग इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया है। ये देखो आप प्लास्टिक, चमड़ा, खिलौना, बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या नहीं है चाइना का, पूरा इंडिया भरा हुआ है चाइना सामान से। सब कुछ यहाँ पर है। तो इनको ज़्यादा नुकसान होता है, इनको थोड़ा देख लीजिए आप इनको भी। आउटकम क्या है? आउटकम कितनी बार पढ़ा हमने? छोटे-छोटे इंडस्ट्री थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ शट डाउन खत्म हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और मज़दूरों की आय घटी है, जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। बेरोज़गार कौन हो गए? छोटी-छोटी जो कंपनियाँ थी वो खत्म हो गई, मशीनों की सहायता से काम हो रहा है, छोटे उद्योग थे उनके पास से इतना कोई हुनर नहीं था, मशीनों जितना उनको स्किल नहीं था उनका, हुनर नहीं था, उनको इतना काम नहीं आता था इसलिए वो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। और उनकी जगह विदेशी कंपनियाँ आ गई, बेहतरीन क्वालिटी, बेहतर टेक्नोलॉजी, तकनीक लेकर वो आए हैं और बेहतरीन वस्तु बना रहे हो और आप सब उनको देख कर क्या हो खुश हो, हैप्पी। तो ये अपना हो ही गया है मोटी-मोटी बातें। अब की ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो छोटे उद्योग है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या करें कि विदेशी कंपनियों के साथ में वो कॉम्पिटिशन कर सकें, क्या करें? तो करना क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर करनी पड़ेगी, उनको क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, डिज़ाइन उनको अच्छी करनी पड़ेगी, सरकार उनको कुछ ऐड दे, उनको कुछ सुविधाएँ उनको दे, उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ऑनलाइन बाज़ार उनको अपनाना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग मस्ट बी अडॉप्टेड उनको स्वीकार करना पड़ेगा, जो ऑनलाइन मार्केट है, उनको भी इनको अपनाना पड़ेगा। समझ गए चारों पॉइंट? सरकार उनकी हेल्प करेगी, पैसा देगी, फंडिंग देगी, सब्सिडी उनको देगी, ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा, क्वालिटी सुधारेगी, टेक्नोलॉजी वो बेहतर लेके आएगी। सबसे बड़ी बात है कुछ सीखेगी वो, स्किल डेवलपमेंट उनका करना पड़ेगा, काम-धंधा कुछ सीखो, कुछ तो आए तुमको। पत्थर उठाना कोई काम नहीं है। हाँ, काम कैसे नहीं है, काम तो है। लेकिन वो कोई भी कर सकता है, मशीनें कर सकती है आज के समय बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई, सब काम कर रही है, मकान सब कुछ बना रही है आज के समय में। अब तो फिर भी ठीक है, अगले 10 साल के बाद में क्या कंडीशन होने वाली है? सब काम हो जाएगा अपने आप। जिनके पास माइंड है थोड़ा बहुत स्किल जिनके पास में है और जिसमें ह्यूमन मानव की आवश्यकता ही होती है, वे सभी काम में हमें हमारी आवश्यकता होगी, बाकी काम मशीनें कर ही लेगी काफ़ी हद तक। इतना जल्दी चेंजेज़ नहीं आएगा लेकिन अभी नहीं तो 10 साल, 15 साल बड़े परिवर्तन आने हैं। स्पीड से आप देखोगे पिछले 5-10 साल में इतने बड़े-बड़े चेंज हो चुके हैं।
बहुत तेज़ गति से दुनिया बदल रही है। आपको उसमें टिकना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिशन एंड अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन बढ़ गया है और रोज़गार कैसा हो गया है, निश्चित हो गया है। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध आधारित रोज़गार है, कुछ समय के लिए रोज़गार मिलेगा, कुछ समय के लिए उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो रोज़गार भी कुछ फिक्स नहीं है, कभी काम का मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, आपको कभी भी निकाल दें, कभी शामिल कर लें, कोई भरोसा नहीं है ना? ये देख लीजिए। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन ऑन वर्कर्स, तो जो श्रमिक है, मज़दूर है, लेबर है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबलाइज़ेशन का? तो इंक्रीज़ कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कंपनियाँ अपना कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कम करने के लिए क्या करेगी? ऐसे लोगों को रखेगी जो कम पैसे लेकर भी खूब सारा काम कर दें। तो कंपनीज़ रिड्यूस लेबर कॉस्ट बाय टेकिंग मोर वर्क फॉर लेस पे। ऐसे लोगों को ढूँढेगी और लोग मिल जाएँगे, बड़े-बड़े लोग हैं, काम चाहिए उनको, रोज़गार चाहिए उनको कैसे भी करके। कम पैसे दो, खूब भीड़ है, कम पैसे में भी काम करने के लिए खूब सारे लोग तैयार हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं, पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए। भूखे पेट नहीं होता है कुछ भी। तो सब कुछ बड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पर, चीज़ें बदल रही है। समझना होगा आप इन सबको। टेम्परेरी जॉब्स हो गए हैं। अब क्या है, जॉब कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी उनको बाहर निकाला जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है नौकरी में, इसमें भी कुछ फिक्स नहीं है। चलिए, और क्या है, रिड्यूस वर्कर राइट, अब अधिकार ही नहीं है क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हमें ये सब नहीं पता है। जब भी किसी देश में क्या बढ़ेगा, पूंजीवाद बढ़ेगा, ग्लोबलाइज़ेशन वैश्वीकरण बढ़ेगा, लिबरलाइज़ेशन उदारीकरण बढ़ेगा, प्राइवेटाइज़ेशन निजीकरण बढ़ेगा। तो उस देश में जो मज़दूर है, गरीब है, उन सबको नुकसान होता है। उनको फ़ायदा कब होगा जब सरकार का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। अब सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। आप जाने, आपका काम जाने। सब कुछ जनता अपने अनुसार करे, कंपनी अपने अनुसार करे, हमें ये सबसे लेना-देना नहीं। सरकार का रोल जैसे-जैसे कम होता है किसी भी देश में, भूमिका सरकार कम काम करती है, उस देश में जो मज़दूर लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके अधिकार कम होते जाएँगे, कम होते जाएँगे। तो राइट्स लाइक हेल्थ बेनिफिट्स, सेफ्टी एंड लिव हैव रिड्यूस, इनके पास कोई अधिकार नहीं। काम कीजिए, 4 घंटे काम करना है, इतना पैसा मिलेगा। दूसरे दिन का भरोसा है क्या काम नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता है। दूसरे दिन काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हमें नहीं पता है। वेतन, खूब सारा वेतन मिलेगा, है ना? हाँ, कुछ आता नहीं है, पैसा चाहिए खूब सारा। तो काम तो खूब सारा है लेकिन वेतन पहले से कम हो गया है। पैसा किसका बढ़ा है? पहले जिनके पास कुछ कौशल है, जिनका स्किल डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ काम-धंधा उनको आता है, उनके पैसे बढ़े हैं। जिनको कुछ नहीं आता, उनकी कंडीशन लगातार कम होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो इतना सब कुछ कर लिया आपने, अब हमारा इसमें अंतिम टॉपिक है फेयर ग्लोबलाइज़ेशन एंड इसमें इंडिया का क्या रोल है? जैसे अभी अपने पढ़ा कि ग्लोबलाइज़ेशन से, वैश्वीकरण से कुछ ही लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो नुकसान खूब सारे लोगों को हो रहा है। तो ये अच्छी बात है क्या? डेवलप्ड जो कंट्री है या डेवलप्ड जो कंट्री है, विकसित जो देश है, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और डेवलपिंग जो कंट्री है या अंडर डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील गरीब जो देश है, अल्प विकसित जो देश है, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अमीर लोगों को फ़ायदा हो रहा है, गरीबों को नुकसान हो रहा है। शहरी लोग हैं, पढ़े-लिखे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। गाँव के जो लोग हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, छोटी कंपनियाँ हैं, वो नुकसान हो रहा है। बड़ी कंपनियों को क्या हो रहा? फ़ायदा हो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है। कुछ को फ़ायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है।
क्या सिस्टम होना चाहिए? सभी को लाभ होना चाहिए। सिस्टम कौन-सा अच्छा होता है? जब सभी के साथ में उनका प्रॉफ़िट हो, सबको लाभ होना चाहिए, बेनिफिट सबको होना चाहिए। क्या महत्वपूर्ण है? बेनिफिट क्या होने चाहिए? सबको होना चाहिए। तो ऐसा कोई सिस्टम हम बना दें जिससे सभी को फ़ायदा हो, तो हम क्या बोलेंगे हाँ, इसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। जैसे किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसके क्या हम बोलेंगे, ये तो अनजस्टिस है, अनजस्ट है, इनके साथ अन्याय हो गया है। तो एक ऐसा सिस्टम हम बनाएँगे जिससे सभी को फ़ायदा हो। इसके लिए क्या-क्या किया जा सकता है? पहले तो फेयर ग्लोबलाइज़ेशन एंड इंडिया रोल। तो ग्लोबलाइज़ेशन से जो सभी देश है और वर्ग है उनको समान लाभ नहीं मिला, इसलिए किसकी बात की जा रही है? फेयर ग्लोबलाइज़ेशन की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन पहला यही है, क्यों बात की जा रही है? क्योंकि सभी जो देश है और सभी जो क्लास है, उनको इक्वल बेनिफिट इससे नहीं हो रहा है, सभी को समान रूप से लाभ नहीं हो रहा है, कुछ को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कुछ को बिल्कुल नहीं हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है, कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान में है। विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, डेवलपिंग जो कंट्री है, गरीब देश है, अभी विकास कर रहे हैं, खाने-पीने की सुविधा उनके पास है नहीं, उनको इससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ को फ़ायदा, कुछ को नुकसान हुआ है। ग्लोबलाइज़ेशन हैज़ नॉट provided equal benefits to all countries and groups. Therefore, the concept of fair globalization is being discussed. तो ये बात समझ में आएगी डेफिनेशन? देखो, तो जब वैश्वीकरण से केवल कंपनियां नहीं बल्कि मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी और आम नागरिक को भी फायदा होता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ये ग्लोबलाइजेशन कैसा है? जस्ट है, फेयर है, न्याय संगत है, निष्पक्ष है। यानी किसी के साथ गलत नहीं हो रहा। फ़ायदा किसको होना चाहिए? बड़ी कंपनियों को भी, छोटी कंपनियों को, मज़दूर, शहर, गाँव, हर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, सबको जब फ़ायदा होता है, सबको बेनिफिट होता है, लाभ होता है, तो हम कहेंगे ये क्या है? न्याय संगत वैश्वीकरण है, ये फेयर ग्लोबलाइज़ेशन है। क्या करें फिर? कैसे लाएँ इसको? कैसे क्या लाएँ? गवर्नमेंट लेके आएगी। तो पहला तो हम क्या करेंगे? सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे आम जनता को भी लाभ मिले, बेनिफिट ऑर्डिनरी पीपल टू। आम जनता है, सामान्य जो लोग हैं, गरीब, मज़दूर, किसान, विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, सबको फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा प्रयास हमें करना है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखो, जो श्रमिक है, वर्कर है, उनके राइट्स को अपने को बढ़ाना है। तो मज़दूरों को उचित वेतन, सुरक्षा और स्थायी नौकरी उनको मिलना चाहिए, ऐसा कुछ करें। सरकार उनको ऐसा प्रेशर डालें कि नहीं, काम उसको मिलेगा, काम मिलना चाहिए, परमानेंट मिलना चाहिए, उनको सिक्योरिटी, सुरक्षा से जुड़ा हुआ जीवन महत्वपूर्ण होता है, उसको आपको सुरक्षित भी रखना है। पर्याप्त पैसे देने जिससे वो अपना लाइफ़स्टाइल को ठीक कर सके, अपने परिवार को ठीक तरह से पाल सके। इन सब का प्रयास भी करना चाहिए। उनको कुछ हम क्या दें, सपोर्ट करें, किसको? जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, छोटे-छोटे जो उत्पादक है, कंपनियाँ हैं, उनको ज़्यादा हम सुविधाएँ हम दें, उनके लिए कुछ काम करें। क्या काम करेंगे सर? ट्रेनिंग हम उनको देंगे, कुछ लोन हम उ उनको उपलब्ध करवाएँगे और कुछ मार्केट सपोर्ट फैसिलिटीज़ उनको हम उपलब्ध करवाएँगे। बाज़ार की कुछ सुविधाएँ, लोन और प्रशिक्षण, हम कुछ काम उनको सिखाएँगे, उनको लोन देंगे, पैसा हम आपको देंगे, आप काम तो करो कम से कम। तो ये सब कर सकते हैं इसके लिए। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हम स्थापित करेंगे। जैसे हम देखे थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी उनके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। उनके जो राइट है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उनके अधिकारों की माँगों को पूरा करना पड़ेगा, जो भी उनकी डिमांड है उनको पूरा करने का काम इनको करना चाहिए। तो ये सब द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक डब्ल्यूटीओ। और एक है न्यायपूर्ण व्यापार होना चाहिए, फेयर ट्रेड होना चाहिए। और ये भी कौन बात ध्यान रखेगा, ये कौन काम करेगा? डब्ल्यूटीओ करेगा। और जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो विकासशील देश है, गरीब देश है, उनको भी इससे फ़ायदा मिले, किससे? ग्लोबलाइज़ेशन से। लेकिन क्या वाक़ई में ऐसा कुछ होता है क्या? इंसान का स्वभाव कैसा होता है? सेल्फ़ी होता है, स्वार्थी होता है। और कोई देश किससे बनता है? इंसानों से बनता है। तो किसी देश का इंटरेस्ट हित क्या होगा?
अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। कोई भी किसी के लिए काम नहीं करता। मानव का स्वभाव क्या होता है? सेल्फ़ी होता है। अपने लिए सब कुछ करेगा, दूसरे कहीं भी जाओ, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब बातें पढ़ने में बहुत आसान है, ये करना चाहिए, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि ऐसा कुछ होता है। तो अमीर देशों द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी जैसी जो पॉलिसीज़ है, उनको कम करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड में आप देखोगे, एक ऐसा सिस्टम अपने को चाहिए ग्लोबलाइज़ेशन के अंतर्गत, जिससे हर देश, बड़ी कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ, अमीर, गरीब, गाँव, किसान में रहने वाले सभी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। इंडिया क्या करे, भारत सरकार इसमें क्या कर सकती है? तो भारत सरकार को भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डब्ल्यूटीओ जैसे संगठन में गरीब जो देश हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएँ। वॉइस फॉर द राइट्स, वॉइस फॉर द राइट्स। गरीब देशों के लिए भी भारत सरकार उनके लिए आवाज उठाए कि डब्ल्यूटीओ तुम जो डेवलप्ड कंट्री के लिए, विकसित देशों के लिए कर रहे हो वो सही नहीं है। आपको सबके लिए काम करना पड़ेगा। ये भी एक हो सकता है। जो लेबर है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। छोटे-छोटे जो प्रोड्यूसर है, इंडस्ट्रीज़ है, फार्मर है, उनको भी हमें कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको फंडिंग देना पड़ेगा, उनको लोन हम देंगे, ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। वो भी इक्वल अपॉर्च्युनिटी उनके लिए उनको भी मिले, समान अवसर उनको भी मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और पिछला जो वीडियो था हमारा, पिछला जो चैप्टर था, उसमें एक टॉपिक रह गया था वो गलती से, और वो था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाम से एक टॉपिक था, वो रह गया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सहकारी समितियों से ऋण वह सुविधा है जो संगठित समूह अपने सदस्यों को देते हैं। तो होता क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? क्या होता है अपने को ये देखना है सबसे पहले कि आखिर ये होता क्या है? तो जब एक ही क्षेत्र या पेशे के लोग आपसी मदद के लिए संगठन बनाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे व्यापारी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, ये क्या बनाएँगे? अपना एक ऑर्गनाइज़ेशन बना लेंगे और उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, किसी को भी हमारे साथ में जो काम करते हैं, यदि किसी को भी कोई सी भी हेल्प चाहिए, तो हम हेल्प करेंगे। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का बन गया, बैंकिंग सेक्टर का, बैंकों का एक बन गया। तो हर सेक्टर, हर क्षेत्र का क्या बन जाएगा? एक-एक ऑर्गनाइज़ेशन। सहकारी मतलब साथ-साथ, कोऑपरेटिव साथ-साथ मिलकर काम करना। एक को प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम किसकी होगी? सभी को। एक को समस्या है तो उसका समाधान सभी मिलकर लोग करेंगे। ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, आपके गाँव के स्तर पर भी हो सकता है, आपके तहसील, आपके जिला, आपका स्टेट, आपका विश्व है। हर स्तर पर इस प्रकार के संगठन बन सकते हैं। ये एक संगठन बन गया उद्योगपतियों का, एक किसानों का बन गया, एक छात्रों का बन गया, एक जो धर्म से के साथ में जुड़े उनका बन गया, व्यापारियों का बन गया। तो ये इनका संगठन बन गया और ये एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। क्या सरकार इनमें इंटरफेयर करती है क्या ज़्यादा? नहीं, इतना इंटरफेयर सरकार नहीं करती। इनके कुछ खुद के ही कुछ नियम और कायदे होते हैं। क्या ये अपने लोगों का शोषण करते हैं? एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं होता, कोई शोषण नहीं होता, मिल-जुल कर काम करते हैं। जैसे किसी को पैसा चाहिए तो बोलेंगे 5-6% लेंगे, जैसे बैंक लेते हैं वैसे आप हमें हम आपको दे देंगे और एक निश्चित जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद आप वापस लौटा दीजिए। तो ये होता है कोऑपरेटिव। यह समिति ज़रूरत पड़ने पर अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण देती है। सहकारी समिति एक ऑर्गेनाइज्ड लोन सिस्टम है जिसका संचालन सरकारी नियमों के अनुसार होता है। ध्यान में रखना है किसके अनुसार होता है? गवर्नमेंट के तहत। सरकारी नियम ज़रूर होते हैं, सरकार का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है, फिर भी सरकार क्या करती है इनके ऊपर कंट्रोल रखने का काम तो करती है। बैंक जितना इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बैंकिंग जैसी व्यवस्था नहीं है, लोग आपस में मिलकर ही काम करेंगे और फिर अपना ऑर्गनाइज़ेशन है उसको गवर्नमेंट के तहत या कंपनी एक्ट के तहत कैसे भी करके वो वहाँ पर अपना अप्रूवल ले लेंगे और फिर आपस में एक-दूसरे की हेल्प करते रहेंगे।
रजिस्टर्ड होते हैं ये भी। ये जो कंपनियाँ होती है सरकारी मान्यता प्राप्त होती है। सरकार भी इसमें बार-बार इनके लिए रूल, रेगुलेशन ये सब बनाती रहती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। सदस्य कौन बन सकते हैं? इसमें मेंबरशिप कैसे मिलेगी? तो इसमें जो मेंबर है केवल वो ही ऋण ले सकते हैं, हर सदस्य समिति में थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करते हैं, जब भी किसी सदस्य को ज़रूरत पड़ती है तो उसी में जमा धन से कुछ वो फंड उसमें से ले लेते हैं। लोन चाहिए तो उसमें से उनको फंड उधार दे दिया जाता है, जो उनके पास पैसे जमा होते हैं। अब है कि बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज की दर है वो काफ़ी कम होती है। ईज़ी लोन प्रोसेस होता है। बैंक की आसान है, बैंक में भी आसान ही है, जिनकी कंडीशन ठीक है, उनको बैंक में मिल जाता है, लेकिन हर किसी को बैंक में नहीं मिलता है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पैसा ले सकती है। समय पर मदद मिल जाती है, जब चाहिए उनको मिल जाता है, ये सुरक्षित भी है क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर कहीं न कहीं नियंत्रण कर रही है, उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, तो ये भी थोड़ा ठीक सिस्टम है। इनको पढ़ लेना आपको खूब बार बताए गए ये बातें। और कुछ है क्या? नहीं है अपना, इनको आप रीडिंग लगा लीजिए, आपके नोट्स है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएँगे इनके, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो 1, 2, 3, 4 चैप्टर हो गए, एक चैप्टर और है कंज्यूमर राइट्स वाला, उपभोक्ता मूवमेंट हो गए आपके, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता के अधिकार, वो सब हम अगली क्लास में हम देखेंगे, 1 से 2 क्लासेस और हमारी होगी इस इकोनॉमी वाले पोर्शन के ऊपर। अभी के लिए धन्यवाद।